अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद मुआविया। नाजरीन, बलूचिस्तान के हवाले से बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। हमारी बलूचिस्तान के बारे में तमाम तर मालूमात वही हैं जो मीडिया के जरिए हम तक पहुंचती हैं, और उन मालूमात की रोशनी में बलूचिस्तान एक बियाबान और वीरान और बेआबाद जगह है। बलूचिस्तान संगलाख पहाड़ों का मस्कन है और बलूचिस्तान बदअमनी का गहवारा है, लेकिन हकाइक उसके बरक्स हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में आबिद गिल डिप्टी चीफ एडवाइजर एजुकेशन प्रोग्राम है जायका के, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, और वो अपने प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का सफर करते हैं और दूर नजदीक तकरीबन हर रिमोट एरिया उनका मस्कन होता है। तो उनके बलूचिस्तान दौरे के हवाले से और बलूचिस्तान में जिस अंदाज में उन्होंने सफर किया, बहुत सी मालूमात हैं उनके पास जो बहुत दिलचस्प हैं, और हमारे नाजरीन को बलूचिस्तान के हवाले से कुछ नए दरीचे वाह होंगे उनके सामने, और बलूचिस्तान के हवाले से बहुत सी नई मालूमात आपको मिलेंगी। हम आबिद गिल साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आबिद गिल साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया जी मुआविया साहब। और आज आपने जो बलूचिस्तान के बारे में बात करने के लिए जो कहा, ये बात करना इसलिए बड़ा जरूरी है कि बलूचिस्तान का जो डाइवर्सिटी है, बलूचिस्तान की जो खूबसूरतियां हैं, वो हम तक पहुंच नहीं पाती। और मुझे जब वहां जाने का इत्तेफाक हुआ, मैंने वहां पे लोगों को मिला, जगह देखी, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये खित्ता हमारा जो है वो कितना ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है हमारे आम पाकिस्तानियों के लिए। तकरीबन आधा पाकिस्तान का जो ज्योग्राफिकल अगर आप एरिया देखें तो वो बलूचिस्तान पे मुश्तमिल है। 44% लैंड जो है वो बलूचिस्तान है, और पॉपुलेशन जो है वो बहुत थिन है। 5% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो बलूचिस्तान में है। अच्छा, ये बताएं कि हमारे जो अमूमन सयाह हैं जी या आम पाकिस्तानी हैं, वो जब भी सफर करते हैं तो वो शुमाली इलाका जात का रुख करते हैं। जी बिल्कुल। बलूचिस्तान के हवाले से एक खौफ पाया जाता है या एक ला इल्मी है जिसकी बुनियाद पे उधर का रुख लोग नहीं करते। तो आप चूंकि बहुत ट्रैवलिंग में रहते हैं, तो ये बताएं कि आपके अपने मुशाहिदात क्या हैं बलूचिस्तान के हवाले से। मेरा भी ऐसा ही ख्याल था। जब तक मैंने बलूचिस्तान जाना नहीं शुरू किया था तो मुझे भी लगता था कि बलूचिस्तान जो है वो बहुत सारा शायद नो गो एरिया होगा, या वहां पे हमें शायद आने जाने में दुश्वारी होगी। लेकिन जब बलूचिस्तान को मैंने देखना शुरू किया और बलूचिस्तान बहुत रेगुलर जाना शुरू किया, तो फिर अंदाजा हुआ कि बलूचिस्तान जो है वो भी उतना ही एक्सेसिबल है, उतना ही आपके लिए अट्रैक्टिव है जितना कि हम ज्यादातर शुमाली इलाका में जाते हैं। तो बलूचिस्तान के बारे में ये जो मिथ है, ये मेरा ख्याल है कि उसी वक्त ही खत्म होती है जब हम इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। तो बलूचिस्तान एक खूबसूरतियों के अलावा जो वहाँ के लोग हैं, उनकी जो मेजबानी है, जो उनकी मोहब्बत है, मैं समझता हूँ कि शायद वो बाकी इलाकों से कुछ ज्यादा होगी अगर हम उसको लोगों के साथ मिलना शुरू करें, आम लोगों के साथ। तो वहां पे आपको जिस तरह के आप मतलब लोगों से मिलेंगे और खूबसूरतियां देखेंगे, आपको बाकी पाकिस्तान के एरिया में शायद वो चीजें नहीं मिल सकेंगी। अच्छा, लेकिन अमूमी तासुर जो है या जो एक इम्प्रेशन दिया जाता है मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, तो बलूचिस्तान के हवाले से मतलब बहुत हॉरिबल न्यूज जो है, बहुत खौफनाक खबरें जो हैं वो नश्र की जाती हैं, और तासुर ये मिलता है कि शायद वो लोग बहुत ही बेरहम किस्म के सफाक लोग हैं और रुथलेस लोग हैं, और उनका जो एटीट्यूड है, वो बिहेवियर है, वो शायद बहुत ज्यादा आप कह लें कि बदमिजाज है। तो क्या हकीकत भी ऐसे है? हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मतलब पिछले साल मेरे एक दोस्त हैं जो कि एक बहुत सरकारी ओहदे पे थे और भी रिटायर हुए। हम बाई चांस कोयटा में इकट्ठे थे, तो हमने ये तय किया कि आज हम किसी एडवेंचर पे जाते हैं। तो कोयटा से करीब तरीन इलाका जो हम जिसको एक्सप्लोर करना चाहते थे कोलपुर है, और कोलपुर जो है वो पाकिस्तान का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। अच्छा। जहां पे जाने के लिए 2 रेल इंजन लगते हैं, और फिर हम सर्दियों में आप देखा होगा बर्फ के अंदर घिरा स्टेशन होता है जिसमें से ट्रेन गुजर होती है। बहुत खूबसूरत इलाका है। तो हमने
पिछले पहर हमने सोचा कि हम जाते हैं उस एरिया में। तो जब हम वहां पहुंचे, कोलपुर को देखा, तो हमने सोचा किसी गांव में जाके देखते हैं कि लाइफ कैसी है। तो हमने बिल्कुल एक अजनबी रोड पे सफर करना शुरू कर दिया और बिल्कुल पहाड़ के नीचे एक छोटे से गांव में पहुंचे जो सारा कच्चा था। गांव कच्चे मिट्टी के घर बने थे, लेकिन बहुत खूबसूरत घर। तो वहां पे हम जाके लोगों से मिले, उन्होंने हमें जितना खूबसूरती से वेलकम किया, हमें उन्होंने हमारा ख्याल रखा और हमें वहां पे अपनी जो रवायती उनकी मेजबानी के तरीके थे उसके मुताबिक उन्होंने हमें ट्रीट किया। हम दोनों पंजाबी थे और पंजाबी का तासर यह कि जब बलूचिस्तान में जाते हैं तो उनको खतरात होते हैं। तो हमने शाम तक गुजारा और इवन वो बजिद थे कि हम उनके पास रुके और रात को खाना खा के जाए, लेकिन हमें वापस पहुंचना था अपने होटल। तो ये एक जो हमारा अमूमन तासर था कि हम एक दूसरे सूबे से जा रहे हैं, एक अजनबी इलाका है जहां पे हमारे लिए जाने वाले भी कोई नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से अजनबियों को ट्रीट किया, इससे अंदाजा होता है कि ये लोगों के बारे में जो तासर है वो बिल्कुल गलत है। जितने मेजबान बलूचिस्तान के लोग हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में दो तरह के बड़े ट्राइब जो रहते हैं, एक आपको बलोच और एक पश्तून मिलेगा। तो दोनों ही अपनी रवायती जो मेजबानी और लोगों के साथ अच्छे रवैये की वजह से बहुत मशहूर है। तो लोगों को जब आप इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं तो फिर अंदाजा होता है कि ये जो यहाँ पे हमें जिस तरह का मैसेज या तस्वर हम करते हैं बलूचिस्तान के बारे में, वो हमारा तस्वर गलत है। हकीकत जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप जब पहुंचते हैं तो आपको वो लोग उसी तरह से मिलते हैं, शायद उससे ज्यादा बेहतर मिलते हो कि जैसे हमें यहाँ पे लोगों के साथ वास्ता पड़ता है। यानी बलूचिस्तान का जो आम शहरी है और बलूचिस्तान के जो आम लोग हैं, उनका हमारे साथ जो रवैया है वो बहुत अच्छा है और वो कंफर्टेबल आपको फीलिंग हुई और आपने वहां जाके ये महसूस किया कि पंजाब में रह के जो हम डरते रहते हैं कि बलूचिस्तान में जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, तो वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ आपने उनको पाया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे तो एक एलिमेंट जो होता है वो तो अब दुनिया के किसी खित्ते में भी होता है और खासतौर पे अगर आप देखें शायद पंजाब में भी आपको कुछ जगहों पर ऐसे जाएंगे तो आपको खतरात का सामना करना पड़ सकता है या और बाकी खतों में। वो इतना छोटा एलिमेंट होता है कि उसको आप ओवर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के साथ बदकिस्मती ये हुई है कि हमने उसको इतना ओवर प्रोजेक्ट कर दिया है कि उनका वो जो पहलू है जो कि मतलब लोगों के साथ गलत रवैये का और वो ज्यादा मतलब सामने आता है, लेकिन उनकी जो बाकी मेजबानी है, उनकी मोहब्बतें हैं, उनका कल्चर की जो खूबसूरती है वो हम नहीं जान पाते। तो ये मेरा ख्याल है कि हम जैसे बाकी सारी जगहों पे सफर करते हैं, मतलब मुझे तो शुरू में ये था कि कोयटा भी अगर आप जाएं तो आप शाम से पहले अपने होटल चले जाएं और आप बाहर ज्यादा ना निकलें। तो लेकिन मैं रात को 12-1 बजे भी कोयटा की सड़कों पे चाय पीने के लिए जब जाता हूँ तो मैं अपने आप को उतना ही महफूज और पुरअमन समझता हूँ जितना मैं लाहौर इस्लामाबाद की सड़कों पे होता हूँ। वैसे मैंने भी सरियाब रोड पे कोयटा में होटलिंग की है और रात को लेट नाइट हम वहां फिरते रहते थे जी। तो उस तरह से हमारी फीलिंग नहीं थी, यानी हमने महसूस किया कि जो थ्रेट थी या नफ्सियाती तौर पे जो हमें प्रेशराइज किया जाता था, और इवन होटल के लोग भी हमें समझाते थे कि आपने जाना है तो फलां एरियाज में नहीं जाना और शाम से पहले आपने वापस आ जाना है, अदरवाइज यहाँ आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं अपना एक और वाकया बताता हूँ कि बोलान पास जो है वो मतलब बहुत हिस्टोरिकल पास है, बेशुमार जो है वो सिविलाइजेशन की गवाह है वो बोलान पास, और बहुत सारे इंक्लूडिंग अलेक्जेंडर ने भी वहीं से ट्रैवल किया और बेशुमार लोगों ने। तो मैं 5 साल आज ही के दिन बाई चांस में बलूचिस्तान था तो मैंने बोलान पास को सफर करते हुए मैं सिब्बी पहुंचा। तो सिब्बी और ढाडर में मैंने रात को 10 बजे तक वहां पे जो मेरे मेजबान थे उन्होंने खाना खिलाया और हम बैठे रहे और 10 बजे सफर शुरू किया। रात में कोयटा 1:30 बजे पहुंचा रात को। तो वो बोलान पास जिसके बारे में ये था कि शाम को अपना गुजरे और ये खतरा है, तो वो उसी तरह से रवा दवा था और जिंदगी वैसे ही थी जैसे एक नॉर्मल हमारे किसी भी यहाँ पे रोड पे होती है। तो इसलिए मेरे लिए तो इब्तदाई तौर पर बलूचिस्तान में जो बहुत अमेजिंग चीज थी वो ये थी कि बलूचिस्तान का वो पहलू जो कि एक हमसे बिल्कुल छुपा हुआ है, वो पहलू हमें देखने की जरूरत है और जानने की जरूरत है उसको। अच्छा, वो जो उनका एक वायलेंस फेस है जी, उसके पीछे जाहिर है कि बहुत से पॉलिटिकल मामलात होंगे और सियासी मामलात की वजह से उनका जो चेहरा जो है वो गदला गया है। उसका नुकसान जाहिर बलूचिस्तान को हुआ कि वहां उस तरह से उसको एक्सप्लोर नहीं किया जा सका, वहां सयाहत फरोग नहीं पा सकी और लोगों की वहां चूंकि ट्रेवलिंग नहीं हुई तो उसका इफेक्ट जाहिर है कि बलूचिस्तान को जब आपने आइसोलेशन में रखा है तो उसका इफेक्ट जो है वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पर भी जरूर हुआ होगा। अगर सयाहत खुले, ट्रेडिंग हो, लोगों की आमदरफ्त ज्यादा हो तो जाहिर है उससे कारोबार जनरेट होंगे, वहां पे लोग जाएंगे।
तो लोगों के रोजगार वहां से चलेंगे। तो इस हवाले से आपकी क्या फीलिंग है? ये जो एक्चुअली पहलू है, मैं समझता हूँ वो इतना माइनर है, मतलब 1% भी में लोग ऐसे नहीं होंगे जो कि इस तरह की चीजों में वो आपको पता है पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी उसने उनको उस तरफ धकेला और हमने खुद ही उनको इस तरह की चीजों पे करने के मजबूर किया, लेकिन वो बहुत मिनिमम है। अच्छा, अब वो जो तासर है वो मतलब हमें अखबार जो बताता है, जो क्योंकि हमारे पास बलूचिस्तान की जो हमेशा खबरें पहुंचती हैं वो किसी जगह पे अगवा का होना, किसी जगह पे धमाके का होना और किसी पे लड़ाई का होना के मिलती हैं। जैसे पाकिस्तान के बारे में ये खबरें बाहर की दुनिया में जो लोग बैठे होते हैं, अगर कोई अमेरिका में, जापान में और यूरोप में बैठा होता है तो पाकिस्तान के बारे में जो भी जानता है वो सिर्फ इसी तरह की न्यूज जो हाईलाइट होती है जानता है। तो वो फिर पाकिस्तान आने से कतराते हैं, उनके ख्याल में पाकिस्तान एक बैटल फील्ड है और वहां जाएंगे तो महफूज नहीं होंगे। लेकिन वो जो फार्मर जब पाकिस्तान आता है तो यहाँ आने के बाद उसको पता चलता है कि ये लोग कितने पुरअमन है, ये खिता कितना खूबसूरत है और ये कितनी बेहतर जगह है घूमने फिरने और रहने के लिए। इसी ही तरह का जो वो बलूचिस्तान के बारे में है, यानी जो मनफी तासुर ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से बैरूनी दुनिया में है, उसी तरह का एक तासुर जो है वो बलूचिस्तान के बारे में कायम कर दिया गया है और वो एक परमानेंट परसेप्शन डेवलप हो गई जी। बिल्कुल, कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो बड़े शिद्दत पसंद हैं, जंगजू हैं, वायलेंट हैं और वहां जो है आपको अमन और अमान के या सेल्फ सिक्योरिटी का कोई शदीद मसाइल पेश आ सकते हैं। बिल्कुल यही तासर ही बना है। लेकिन अगर आप मतलब मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, लाहौर में और पंजाब का, यहाँ के लोग भी डेफिनेट एक अच्छा रवैयों के लोग हैं, लेकिन मुझे वहां पे इससे ज्यादा मोहब्बत मिली है। जितने ज्यादा ओपन, जितने ज्यादा अकोमोडेट करने वाले, जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करने वाले लोग मैंने वहां देखे और किसी खिते में नहीं देखे होंगे। तो वो तासुर जो है वो हमेशा, आपने अपनी शुरू में बात में कहा कि मीडिया जो है वो जो प्रोजेक्ट करता है हकीकत वैसी होती नहीं है। तो ये जो प्रोजेक्शन है हमारी, इसको थोड़ा सा तब्दील करने की जरूरत है। और हमारा लाहौर में रहने वाले लोग, इस्लामाबाद, कराची और यहाँ के रहने वाले लोगों को जब ह्यूमन इंटरेक्शन जब बढ़ेगा तो इस तरह के जो तासर पैदा कर दिए गए हैं वो शायद किसी खास पॉलिटिकल गेन के लिए पैदा किए गए हैं, तो वो मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगे और हमें आना जाना बढ़ जाएगा और उससे वो जो बलूचिस्तान के खित्ते की चीजों को इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, वहां के लोगों की खूबसूरती का हमें पता चलेगा, तो उससे बहुत बेहतरी आ सकती है। बलूचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है जी, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। ऐसे तो ऐसे हालात में तो ट्रेवलिंग बहुत फॉर डिस्टेंसेस तक आप लोगों को जाना पड़ता होगा जी, और आबादियां कहीं कहीं तो छोटे छोटे चंक्स में होती होंगी। तो ये बताएं कि वहां का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या है? जाहिर है कि बहुत बड़े बड़े शहर तो डेवलप नहीं हो सके। अच्छा, वहां के शहर भी हमारे टाउन या जो कस्बा जाते हैं या गांव हैं शायद उनके लेवल के हैं, तो कोयटा को और एक दो और बड़े शहरों को छोड़ के मैं अमूमी वहां पे बात कर रहा हूं, तो वहां लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो क्या है, उनका तर्ज जिंदगी क्या है और उनका जो लिविंग स्टेटस है वो क्या है? हमारा अगर बलूचिस्तान में देखें, आपने दुरुस्त कहा कि कोयटा और एक दो और बड़े शहरों में, एक तो बलूचिस्तान में पूरे पाकिस्तान की 5% पॉपुलेशन रहती है और मतलब और इलाका तकरीबन आधा पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान में इलाके के हवाले से। तो इस हवाले से वहां पे फासले बहुत ज्यादा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और फिर वो जो 5% आबादी है उसमें भी कुछ ऐसी आबादी है जो ज्यादा शहरों में आ गई है। कोयटा में अगर आप देखें तो इतना ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है कि हर एक मतलब तालीम के लिए, हेल्थ के लिए और रोजगार के मौकों के लिए वहां पे आना चाहता है। तो वो बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग माइग्रेट करके वहां आ गए हैं और बहुत सारी एक पॉपुलेशन है जो शायद कराची और बाकी जगहों पे भी चली गई है। तो जो बाकी वहां पे लोग रहते हैं उनका रहन सहन जो है वो आज भी बहुत ही सादा और वो नेचर के बड़ा करीब है। बट मैंने जितने कच्चे घर और जितने खूबसूरत घर मैंने वहां पे कोटा में बलूचिस्तान में देखे और किसी जगह नहीं देखे। अच्छा, वो जो घर बनाते हैं वो सदियों से उसी तरीके को अपनाए हुए हैं घर बनाने का। आपको जो कस्बे हैं या गांव हैं वहां पे आज भी आपको मिट्टी के घर मिलेंगे, मोटी मोटी दीवारें, बहुत ऊंची छत और साइडों पे बरामदा होता है। अच्छा, ये वो चीज है जो कि बेसिकली आपको गर्मी की शिद्दत से बचाती है और सर्दी की शिद्दत से भी बचाती है। बर्फबारी के अंदर भी उन कच्चे घरों में लोग बैठे हुए अपना जो रवायती एक हीटिंग सिस्टम उनका होता था कि बड़ी सी अंगीठी जिसका पाइप छत से निकल जाता है, ठीक है, और उसमें आप कोयले जलाते हैं तो वो पूरे घर को गर्म रखता है। तो हमारा जो हम मतलब बाकी खित्तों में रहने वाले लोग हैं
हमने जो कंस्ट्रक्शन का या जो हमने रहन सहन का जो तरीका अपनाया है वो बेसिकली हमारे इस खित्ते के क्लाइमेट के साथ, मौसम के साथ और कल्चर के साथ मैच नहीं करता। लेकिन बलूचिस्तान में आज भी आपको उनका रहन सहन जो है वो अपने उसके साथ मिलता हुआ नजर आएगा। इनके उन्होंने अपनी जो पुरानी जो सिविलाइजेशन थी जिसमें रहने का और उनका बूदोबाश का तर्ज जिंदगी था उसको उन्होंने उसी तरह से मेंटेन रखा है। जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी रवायतों को और अपने रहन सहन को उनको उन्होंने मतलब बहुत हद तक संभाले हुआ है, क्योंकि ये जो रहन सहन हमारा है, जो हमारी रस्में बनती हैं, हमारा जो कल्चर बनता है, ये सदियों की एक सफर के बाद बनता है। हम किसी उस पर पहुंचते हैं। अगर हम उसको रिप्लेस कर दें, मतलब आज अपना एक और रहन सहन अपना लें जो किसी हमारे खित्ते का ना हो, तो बेसिकली हम उस सारी जो सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। बलूचिस्तान में आज भी उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा है। तो वहां पे आपको अगर आप जाएंगे तो बहुत कम घर होंगे जहां पे आपको मेज कुर्सी मिलेगा। मेहमानों के लिए वो नीचे बैठाना और उनको नीचे बैठा के खाना खिलाना और इवन आपने सोना भी तो नीचे, वो ऐसा है जो कि सदियों का सफर वो आज भी जारी है। तो वो आपको इतना ज्यादा सुकून महसूस होता है, आप इतना ज्यादा एक दूसरे के क्लोज फील होते हैं कि उससे आप का जो हमारे यहाँ वो एक तस्वर है ना, बड़ी कुर्सी और छोटी कुर्सी और सोफा और ये, तो वो तस्वर आपको डिवाइड करता है। ठीक है, जिसकी जितनी बड़ी कुर्सी और जिसका बड़ा रहन सहन है वो उतना ही ज्यादा। तो वहां पे आप सारे एक ही सतह पे बैठते हैं तो वो बताते हैं कि सारे लोग एक जैसे ही और सब बराबर है। वो चाहे वहां का नवाब होगा या वहां का एक आम शहरी भी होगा, तो वो सारे एक ही सतह पे बैठ के एक ही तरह से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और एक चीज खाते हैं। तो उससे जो है वो ज्यादा उनकी मोहब्बतें बढ़ती है। एक्सीलेंट। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में 127 टीवी चैनल काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी बेशुमार इंटरनेशनल चैनल हैं जो पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं। मैंने हमेशा से ऐसे किसी चैनल की तलाश में रहा हूँ जो मुल्की कल्चर और ख़वातीन के मसाइल, नौजवानों के लिए रहनुमाई और उनकी बेमकसदियत को दूर करना, स्पोर्ट्स के लिए को बढ़ाने के लिए काम करना और पाकिस्तानी मुआशरे में एक पॉजिटिव इमेज को पूरी दुनिया के सामने पेश करना, मैं ऐसे चैनल की तलाश में रहा हूँ। स्पेशल टीवी के आने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि मैं इन तमाम दोस्तों को जानता हूँ मुद्दत से जो मीडिया के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये लोग मेरी उम्मीदों पर और मेरी ख्वाहिशात पर पूरा उतरेंगे और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे टीवी को मुतारफ़ कराने ये लोग जा रहे हैं जो पाकिस्तानी कल्चर को पॉजिटिवली पूरी दुनिया के सामने पेश भी करेगा और यहाँ पर महरूम तबकों की भी निशानदेही करेगा, उनकी मदद भी करेगा और हमारे नौजवानों के लिए एक रहनुमाई का ज़रिया भी होगा। स्पोर्ट्स का मैदान हो या तालीम का हो या टेक्नोलॉजी का हो, तो वो किसी से पीछे नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्पेशल टीवी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द इन 127 में से अपना एक अहम मकाम बना पाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरी तमाम तर दुआएं भी इस टीम के साथ हैं और मैं ये तवक्को भी रखता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ स्पेशल टीवी एक दिन बहुत ही एक अच्छे अंदाज से उभर कर सामने आएगा, उम्मीद है इंशाअल्लाह। वेलकम बैक। अच्छा आबिद गिल साहब, ये बताएं कि बलूचिस्तान में जो अमूमन वहाँ लोग बसते हैं उनका तर्ज जिंदगी क्या है, लाइफस्टाइल क्या है? बहुत खुशहाल लोग हैं, मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, या मेजॉरिटी जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन जो है वो खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है? बलूचिस्तान में बदकिस्मती से लोगों का जो रोजगार के मौके बहुत कम है और उस की वजह से लोग जो है वो ज्यादातर
मतलब पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उसमें, क्योंकि एक तो रोजगार के मौके नहीं मिले और दूसरा हम लोग उनको तालीम देने में भी नाकाम रहे। मैं ये उनकी नाकामी नहीं समझता, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बेसिकली जब हम कहता हूं तो फिर स्टेट की या हुकूमत उनको तालीम ना दे सकी और उनको मौके ना दे सकी, तो एक बड़ा अजीब लगता है कि वो इलाका जो कि मिनरल्स के हवाले से बहुत रिच इलाका है, लेकिन हम इस काबिल नहीं है कि उनसे बेनिफिट उठा सकें। ऑयल एंड गैस देख लें आप, कोयले के जखायर देख लें आप, सोने के और इवन लिथियम और इस तरह की बहुत कीमती धातें वहां मौजूद है। इनके बावजूद वहां का आम बंदा जो है वो काफी गरीब है और उसका जो रहन सहन है वो साफ ज़ाहिर है एक उस गुर्बत की वजह से शायद वो अच्छी क्वालिटी लाइफ उस तरह से नहीं रह सकता होगा। और लोगों का जो ज्यादा डिपेंडेंसी है वहां पे रोजगार के हवाले से वो लाइफ स्टॉक के ऊपर है। बलूचिस्तान की 70% जो इनकम है या रिसोर्स जो आता है वो लाइफ स्टॉक से आता है। अच्छा। और लाइफ स्टॉक प्रोड्यूस करने में वो मैं समझता हूँ कि ये शायद दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में इतना लाइफ स्टॉक नहीं होगा जितना सिर्फ बलूचिस्तान में है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि उसकी प्रोडक्टिविटी हम उतनी नहीं ले पाते। वो जो फार्मर है जो कि लाइफ स्टॉक को डील करता है, वो फार्मर उतना ज्यादा जदीद जो तरीके हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के और खास तौर पर प्रोसेस करने के, वो हमारा फार्मर उससे आगाह नहीं है। अगर हम उस फार्मर को थोड़ा सा एजुकेट कर दें, उनको वो हुनर सिखा दें कि जिससे वो लाइफ स्टॉक और दूसरा उसका जो इम्पोर्टेंट एरिया एग्रीकल्चर है उसको अच्छा मैनेज करना शुरू कर दें और थोड़ी सी वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग कर दें, तो वो खित्ते में जितने बसने वाले लोग हैं उनका मयार जिंदगी बढ़ जाएगा और वो ग्रोथ पर आ सकते हैं। अच्छा, लाइफ स्टॉक से हम जो हासिल होने वाली प्रोडक्ट्स हैं जी, उनको अगर हम प्रोसेस करें जी और वहाँ ऐसी मशीनरी और इंडस्ट्री हम लगाएं और वहाँ के मकामी जो जिम्मेदार है उसको अगर हम ट्रेन कर दें, तो उसका ये फायदा होगा कि एक तो वहाँ की जो लोकल मैन पावर है वो कहीं ना कहीं अकोमोडेट हो जाएगी, उस पूरे इकोनॉमिक साइकिल में वो आ जाएगी। और दूसरा ये कि आपकी जो लाइफ स्टॉक की प्रोडक्ट्स हैं वो इन शेप ऑफ मीट हो, उसका मिल्क हो, उसको ड्राई करके आप प्रोसेस करें या उसकी अदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उस फैसिलिटी को मेरा ख्याल है कि एनहांस करके तो वहां से कुछ हासिल करने की कोशिश की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है बलूचिस्तान में लाइफ स्टॉक एक तरह से, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी नीड बढ़ गई है हमारी हलाल मीट की, और मिल्क की भी बहुत ज्यादा, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है ये और बढ़ती जा रही है। तो अगर हम वहाँ के रहने वाले जो अब लोग हैं उनको हम एक थोड़ा सा ट्रेन करें, मतलब ये प्रोसेस करने में, प्रोडक्शन को बढ़ाने में, और साथ थोड़ा सा हम अपनी इस तरह की इंडस्ट्री को प्रमोट करें जो कि इनकी वैल्यू एडिशन करे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मुझे जब कोयटा जाना होता है तो मैं अपने घर के लिए चीज वहां से लेके आता हूँ जो कि ईरान की बनी होती है। आपको कोयटा के आम बाजार के अंदर आपको ईरान की बनी लस्सी मिलेगी। अच्छा। और मिल्क की बनी बेशुमार ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि बलूचिस्तान के लोग नहीं बना रहे, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों को हमने ये प्रोसेस करना सिखाया नहीं है, और दूसरा हमारे पास उस तरह के शायद हम उनको इंडस्ट्रियल सपोर्ट नहीं दे सके। तो अगर हम एक दूसरे मुल्क से लाकर इमदाद पे जिंदा रखने की कोशिश की, बजाय हम उनको इमदाद देने के, अगर हम वहां पे छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री जिसको कहते हैं अगर आप वो प्रमोट करें और उन लोगों को ये कहें कि आप जो मीट प्रोसेसिंग है या फिर मिल्क प्रोसेसिंग है और इससे रिलेटेड बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो लोग खुद बना सकते हैं, चीज है, बटर है, लस्सी है, दूध से बनने वाली बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। जी ऐसे ही है बिल्कुल। और वो अगर हम प्रोडक्ट बनाने में उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करें, उनको ट्रेन कर दें, तो जो हम वहां से दूसरे बॉर्डर से बाहर से लेके आते हैं इससे बनी हुई चीजें, वो ना सिर्फ हम अपने लिए हमारे लिए सफिशिएंट होगी या शायद हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑलरेडी जो उनका एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा एरिया, वो जो कैमल है, ऊंट जो है उसको एक्सपोर्ट करते हैं हमारे जो अरब कंट्रीज हैं। अच्छा। वहां पर उसकी बहुत बड़ी डिमांड है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज कर दें, थोड़ा सा इसको बेहतर कर दें, तो हमारा लिए एक एक्सपोर्ट का पूरा एक नया वैल्यू शुरू हो सकता है। तो उसको एक जरूरत है कि उसमें थोड़े से वसाइल को मतलब मशीनरी या प्रोसेस चीजों को वहां पे सपोर्ट करने की और लोगों को स्किल करने की, तो उससे आपका जो लाइफ स्टॉक बेस्ड इकोनॉमी है वो ना सिर्फ वो खिता पूरा खुशहाल होगा बल्कि वो पाकिस्तान की खुशहाली में भी अपना रोल अदा करेंगे। अच्छा, वहाँ ज़रूरी रकबा क्या बहुत ज्यादा है ज़राअत के हवाले से, मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है?
जी बिल्कुल ऐसा ही है ज़राअत के हवाले से, क्योंकि बलूचिस्तान अमूमन हमारे सफर में पहाड़ी इलाका आता है, लेकिन बलूचिस्तान में हमेशा यही सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ है। पहाड़ भी हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मैदानी इलाका भी बलूचिस्तान के अंदर ही है। बलूचिस्तान के सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आप गंदम उगाना शुरू कर दें तो आप पूरे पाकिस्तान को गंदम की जरूरत हमारी पूरी हो सकती है। इतना ज्यादा वो मैदानी इलाका है। लेकिन चाहिए क्या होगा कि वहां पे हमें थोड़ा सा शायद पानी की एक्सेस को देना होगा। कुछ इलाकों में पानी वहां पे नहीं होता, जो नहरी पानी का मसला है, या फिर अंडरग्राउंड पानी वो नहीं है। अगर आपको पानी वहां पहुंचा दे कुछ इलाकों में और थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो एग्रीकल्चर का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। मैं बेस्ट आज तक जो वेजिटेबल फ्रेश खाई है वो मैं बलूचिस्तान की वेजिटेबल्स है। अच्छा। जो उनका ये नसीराबाद इलाका है या डाडर और इस एरिया की सब्जी जो है उस जैसी अच्छी बेहतर सब्जी मैंने कहीं नहीं और खाई। तो वहां के जो एग्रीकल्चर पोटेंशियल है, जैसे हमने पहले लाइफ स्टॉक पोटेंशियल की बात की, एग्रीकल्चर पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। वहां पे आपकी पूरी एक डिवीजन है जहाँ पे अच्छा चावल उग सकता है, उगता भी है अभी चावल वहां पे। गंदम को इस वक्त हमारा मतलब मसला पाकिस्तान का गंदम बहुत बड़ा है, हमारे पास शॉर्टेज है और हम बाहर से मंगवाते हैं। लेकिन जितना हम बाहर सब्सिडी देकर और पैसे देकर बाहर से मंगवाते हैं, अगर वही सपोर्ट हम आम लोगों को वहां देना शुरू कर दें और एग्रीकल्चर इनपुट सस्ती दे दें वहां पे लोगों को, तो वो आपको गंदम की जो जरूरत है और हमारी बाकी जो एग्रीकल्चर की मतलब हमारी जो डे टू डे चीजों की खाने की है वो वहां से पूरी हो सकती है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर का भी एक बहुत बड़ा एरिया है। और इसके साथ तीसरा जो जुड़ा हुआ है वो वहां की आपको फल है, फ्रूट्स है, वो भी एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। तो वहां के जो फ्रूट्स हैं वो शायद मैं समझता हूँ कि दुनिया में इतने मिठास में और इतने जायके में और किसी जगह फल नहीं होंगे। जायका, मिठास और खुशबू के हवाले से मतलब कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे ज़्यारत और उसके, क्योंकि जैसे सेब की मैं मिसाल देता हूँ, सेब को अंदर जो मिठास आती है ना वो ठंड से आती है। वो जितना इलाका ठंडा होता है उतनी उसके ज्यादा मिठास ज्यादा होती है। तो अगर आप ज़ियारत का सेब मतलब उस या उसके सराउंडिंग के जो इलाके हैं वहां पे आप कमरे में एक सेब रखते हैं तो पूरे कमरे में खुशबू आना शुरू हो जाती है। अच्छा, पूरा कमरा महक जाएगा, इतना महक जाएगा, इतना वो मतलब खुशबू और उसकी और जायका भी उतना ही मीठा है। उसके अंदर आपको रस से जो है वो आप जब खाना शुरू करते हो तो सारे हाथों में रस आ जाता है। इतना ज्यादा जो नेचुरल एक एनवायरनमेंट है उसमें जब फलों की सब्जियों की ग्रोथ होती है, जी बिल्कुल, तो सेहत के लिए वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। तो ये भी मतलब आपको एग्रीकल्चर, क्योंकि वहां पे फ्रेश वाटर पे उगने वाली सब्जियां, फल और बाकी ज़राई जिनास जो है, और एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जो कि उतना पोल्यूटेड नहीं है जितना बाकी अब हमारा हिस्सा हो चुका है, तो वो आपको एक सेहतमंद और खुश जायका जो है वो आपको प्रोडक्ट्स वहां से मिलती हैं, जो कि जिनको आप यहाँ पे अगर लाए तो शायद उसके मुकाबले में कोई और किसी बाहर से मंगवाया फल भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ बड़े शहरों में गंदे नालों और केमिकल वाले पानी की आबियारी से जो होने वाली सब्जी है या फल है, ज़ाहिर है वो खा के तो आप अपनी सेहत का सत्यानाश करते हैं, और इधर का बंदा वहां जाके नेचुरल चीजें खाएगा तो ऑब्वियसली उसको बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा। जी बिल्कुल। मुझे भी तो खाने का एक बड़ा शौक रहता है और मैं मुख्तलिफ खाने की चीजों को एक्सप्लोर करता रहता हूँ। लाहौर में रहता है और खाता ना हो तो ये तो कोयटा में जो सबसे चीज आपको बड़ी मजेदार लगती है वो मैं समझता हूँ कि मीट उनकी क्वालिटी है। वो नेचुरल ग्रेजिंग जो करते हैं जानवर, पहाड़ों पर रहने वाले, और जड़ी बूटियां खाते हैं, और यहाँ पे बाड़ों के अंदर पाले हुए और एक काम मौसमी खुराक पे पाले हुए जानवरों से जो उनका जायका वो बहुत ही फर्क होता है। अच्छा, इससे मुझे ख्याल आया कि जो कैटल फार्मिंग है या गोट फार्मिंग है उसके लिए भी फिर वो इलाके तो बहुत जबरदस्त हुए ना, कि वहाँ नेचुरल जो है वो फीड मौजूद है जानवरों के घूमने फिरने के लिए, सैर सपाटे के लिए और खाने पीने के लिए वाफिर मिकदार में। चरागाहें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी वहां पे है, और कुदरती जो जिसको, क्योंकि जानवर जो है उस जैसे इंसान को एक आजाद माहौल चाहिए और एक खुशगवार माहौल चाहिए, इसी तरह से जानवर जो अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छी प्रोडक्शन दे तो उसके लिए भी आप उसको खुला और बेहतर माहौल देंगे। आजाद और कुदरती माहौल में फिर के जानवर जो है ज्यादा सेहतमंद होता है, ज्यादा सेहतमंद होता है और वो ज्यादा मतलब आप उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है। तो वहां पे कुदरती चरागाहें हैं, और जो दो चीजों का पोटेंशियल, जैसे मैंने कहा पहला तो गोट फार्मिंग जो है, क्योंकि वो वहां का एक लोगों की रवायती जो जिससे वो सदियों से पालते आ रहे हैं, जो है जिनकी कहानियां हम सुनते हैं, सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं या सुनते हैं,
तो वहां तो फिर जा बजा नजर आते होंगे। जी बिल्कुल, और मैंने खुद देखा है हजारों के बड़े बड़े अय्यर जो है वो गदड़िए उनको चला रहे हैं पहाड़ों के ऊपर। ये सैकड़ों हजारों के जो रेवड़ हैं वो बड़े बड़े लेके तो चंद गडरिए जो है वो फेर रहे हैं, वो चाल रहे होते हैं। उनको हाँक और रहे होते हैं। दूसरा जो है वो है वहां पे ऊंट जो है, ऊंट की फार्मिंग के लिए भी वो इलाका बहुत बेहतर है। और ये एक ऐसा हमारे लिए पोटेंशियल है कि अगर हम एक सेहतमंद ऊंट जो है उसको पाल के अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो उससे हम लाखों रुपए कमाते हैं। यानी हम उनके बारे में कुछ पॉजिटिव अगर सोचें जी तो उससे ये होगा कि हमारा जो पंजाब का कारोबारी तबका है या बाकी सूबों से कुछ लोग वहां जाके इस तरह की फार्मिंग करना चाहें या कुछ वहां की जो आपने बताया कि कॉटेज इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करना चाहें तो टू वे फायदा है ना। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान इकोनॉमिक साइकिल में आ जाएगा जी, और वो वहां के लोग जो है वो खुशहाल होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ से भी जो लोग जाएंगे वो जाहिर है वो खिदमत खल्क करने तो नहीं जा रहे ना, जी बिल्कुल, वो कारोबार करने जा रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली उसका कारोबार का फायदा होगा और वो अपने उस बिजनेस को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। बिल्कुल। वहां पे पार्टनरशिप इस तरह के अगर आप एक्सप्लोर करें, क्योंकि वो जो मौके वहां पे हैं वो शायद और किसी जगह पे नहीं होंगे, क्योंकि कुदरत की जो मेहरबानियां होती हैं वो हर एक खित्ते के पे अलग होती हैं। तो वहां पे जो एग्रीकल्चर बेस्ड और लाइफ स्टॉक बेस्ड आपको अपॉर्चुनिटीज हैं वो बाकी किसी और जगह पे नहीं होंगी। तो हमारे जो बिजनेस वहां होने का रिस्क लेके वहां पे जाएं या वहां होने का कोई खर्चा नहीं है? मेरा नहीं ख्याल कि ये जो वो तो आप पाकिस्तान में कहीं भी हो तो ये खतरे से आप बच नहीं सकते, वो हो सकते हैं, वो रहता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक तासर होता है और एक हकीकत होती है। तासर ऐसा ही है लेकिन हकीकत इससे बरअक्स है। वहां पे आपको मेहमान नवाजी वो करेंगे, मतलब कि आपको अंदाजा नहीं होगा कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जो कि जिसके बारे में आपने सुना हुआ था। आप बार बार जाते हैं, आप उस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जी या रॉन्ग कंसेप्शंस हैं वो आपकी जो है वो रिमूव हो जाती है वक्त के साथ। इसी तरह आप जो बात कर रहे थे कि अपॉर्चुनिटी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं समझता हूँ एक मुझे भी उस वक्त पता चला जब मैंने बलूचिस्तान जाना शुरू किया, डेट प्रोडक्शन में बलूचिस्तान इज अमंग लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब जो बड़े डेट प्रोडक्शन कंट्रीज है पाकिस्तान में उसका डेफिनेट एक 4 या 5 नंबर पे आता है पाकिस्तान। तो उसमें खजूर जो है बलूचिस्तान में वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, खजूर होती है। न सिर्फ उसकी क्वांटिटी की बात है, वैसे तो हमारे पास सिंध के बहुत सारे एरिया में भी है, लेकिन हम लोग तो सुनते हैं कि खजूर बहुत ज्यादा जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान से आती है जी। मजे की बात यह है कि जो खजूर वहां पे बलूचिस्तान में होती है, मैं पंजगूर और तुर्बत अगर आप जाएं तो वहां पे जो खजूर की क्वालिटी है और जो जायका है और खुशबू है वो शायद और कहीं नहीं मिलेगी। एक मुजाती उनकी खजूर का एक है जो कि ज्यादातर आपको मिलेगी पंजगूर साइड पे, और इस तरह एक खजूर जो तुर्बत साइड पे आती है बेगम जंगी, वो 2 रंग की खजूर होती है, एक थोड़ा सा सुर्ख होता है और थोड़ा सा उसका येलो सा पोर्शन। वो जायके में जैसी आज तक मैंने कहीं से कोई खजूर नहीं खाई। अच्छा। वो दुनिया में जो अच्छी खजूरें जो इवन हम सऊदी से भी मंगवाते हैं, सुकरी और इस तरह की, ये उनमें से कहीं ज्यादा अच्छी है जायके की, ज्यादा जूसी है, मजेदार है। एक खजूर खाने से आपको फील होता है कि आपने मतलब पूरा एक मील ले लिया, इतनी लेवल इतना आपका बढ़ जाता है। अच्छा होता है क्योंकि हमारे यहाँ प्रोसेसिंग उस तरह से नहीं हो सकी चीजें, तो फिर हमारा जो पड़ोसी मुल्क ईरान है वो वहां से रॉ उठाता है बहुत सस्ते दामों, इतनी सस्ती कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और फिर वहां पे वापस ले जाके उसको पैक करके हमें ही वो वापस आके भेज देता है कि महंगे दामों। तो हमें ये काम हमारे बिजनेस की खजूर जो है वो ईरान जा रही है जी, वो उसको प्रोसेस करते हैं और फिर उसको पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट करते हैं जी अपनी पैकिंग में। ऐसे ही बिल्कुल आपको तो हमारे अकल के इस्तेमाल पे पाबंदी है क्या? जी बिल्कुल। अब यही काम जैसे मैंने शुरू में कहा कि लस्सी बनाने के लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, तो लस्सी भी अगर हम एक एग्रीकल्चर एक लाइफ स्टॉक बेस्ड कंट्री ईरान से मंगवाएगा तो ये हमारे लिए मेरा ख्याल है कि हमारी शर्मिंदगी की बात भी और हमारी इकोनॉमी के लिए ये मुनासिब नहीं है। तो खजूर जो है वो अगर हम उसको एक तो खजूर ग्रो करने में क्वालिटी को फर्दर इनहांस करने में सपोर्ट की जरूरत है, और फिर हम उसको कैसे प्रोसेस और पैक कर सकते हैं अच्छी पैकिंग में। हम जो ईरान की खजूर हमें पैकिंग में मिलती है या बाकी दुनिया, वो अब यहाँ की पैकिंग में हम अगर मिलनी शुरू हो जाए लाहौर के अंदर, तो मैं नहीं समझता कि हमारा बंदा कोई और कोई किस खजूर की तरफ देखे भी, really तो हम ला सकते हैं। और उसके साथ साथ
मतलब हमें ये अंदाजा नहीं कि खजूर जो है उसकी कई प्रोडक्शंस भी होती हैं। एक तो वैल्यू एडिशन है कि आप खजूर को में आप ड्राई फ्रूट के साथ उसको और ऐड कर देते हैं, नट्स डाल देते हैं, आप उसको चॉकलेट डिप खजूर कर सकते हैं और इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ उसका प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, यानी फ्लेवरिंग करके भी आप उसको कर सकते हैं। और उसकी जो प्रोडक्ट्स बनती है, जैसे खजूर का जो आपको उसका स्वीटनर है, वो एक बहुत ही इस वक्त हेल्दी स्वीटनर गिना जाता है, जो कि आपको रिप्लेस करने की जरूरत है ये हम रवायती चीनी से, और इवन शहद के कंपटीशन में आ जाता है वो। तो खजूर का जो स्वीटनर है वो आपको लिक्विड की शक्ल में बड़े आराम से तैयार हो जाता है। वहां पे बलूचिस्तान के लोग उसको रवायती तरीकों से बनाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको ऑटोमेशन भी कर दें ताकि आपको वो स्वीटनर मिलना शुरू हो जाए, तो वो आप उसको ऐसे लोग जो जिनको शुगर लेना में दुश्वारी होती है इसके केमिकल और उसकी वजह से, तो वो उसका नेचुरल स्वीटनर जो खजूर का वो ले सकते हैं उसके बाद। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आबिद गिल साहब से हमें बलूचिस्तान के हवाले से बहुत ही कीमती मालूमात हासिल करने का मौका मिल रहा है। हम ब्रेक के बाद अपने इस सिलसिले को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये सुन के खुशी हुई है कि स्पेशल टीवी लॉन्च हो रहा है, और मेरी ये तवक्को भी है, और मैं इनके मालकान को और लॉन्च वर्क करने वालों को अरसा दराज से जानता हूँ। मैं उनकी वैल्यूज़, उनके नज़रियात उससे भी बखूबी अंदाज़ा हूँ, और मुझे ये यकीन है कि इस टीवी के आने से हर तरह के लोग इसके अंदर आएंगे, और ये टीवी पॉजिटिव साइड को फोकस करेगा, अच्छाइयों को फोकस करेगा। जितना इस वक्त मुल्क के अंदर जहाँ भी जिस जगह भी जाएं लोग नेगेटिव चीज़ को फोकस कर रहे हैं, और हमारे मुल्क के अंदर मौक़े बहुत ज़्यादा हैं। इस टीवी को देख के, इनके पैगाम को देख के मुझे भी पूरी कौम को एनर्जी मिलेगी। ख़ासकर हमारी जो नौजवान नस्ल इदारों से आ रही है, क्योंकि ये इदारों के अंदर भी इनको काम करने का तजर्बा है। जब वो लोग आएंगे तो उनको मायूसी की जगह होप मिलेगी, रोशन पाकिस्तान मिलेगा। जो भी मीडिया है या ख़ासकर जितने भी चैनल हैं, किसी जगह भी जब भी मैं उनको लगा के देखता हूँ तो सनसनीखेज़ खबर, ऐसी खबर जिससे एनर्जी, तवानाई, ताकत, जज्बे की बजाय बंदे को मायूसी होती है। मेरी तवक्को भी है, मेरी ख्वाहिश भी है, मेरी दुआ भी है कि ये जो स्पेशल टीवी है ये उसकी जगह जज्बा फैलाएगा, होप देगा, अच्छी चीज़ों को रिवाज देगा, और जो पूरी नेशन और कौम है उसके अंदर इस वक्त कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म होगी। क्योंकि जितना नेगेटिव चीज़ को फोकस किया जाए उतनी बर्दाश्त ख़त्म होती। तो ये पॉजिटिव साइड इनको तजर्बा भी है, इनके अंदर सलाहियत भी है, तो ये पूरी कौम के अंदर पॉजिटिव साइड को फोकस करके एनर्जी फैलाने का बहस बनेंगे। और जो मुझे यहाँ आके पता चला है कि ख़ास कर ये एग्रीकल्चर को फोकस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को इस वक्त शॉर्ट टाइम के अंदर, बल्कि इन हालात के अंदर जो चीज़ रोल प्ले कर सकती है वो एग्रीकल्चर है, वो ज़राअत है। इससे आप 60 दिन के अंदर रिज़ल्ट ले सकते हैं, 90 दिन के अंदर रिज़ल्ट ले सकते हैं, 120 दिन के अंदर रिज़ल्ट ले सकते हैं हमारे पास। और जो इस वक्त जो मुश्किलात आ रही हैं, इंशाअल्लाह ये रिज़ल्ट आएंगे भी सही। और इस रिज़ल्ट को बेहतर करने के अंदर जो यहाँ पे हर हफ्ते के अंदर या हर रोज़ एग्रीकल्चर का प्रोग्राम चलेगा, तो ये भी एक ज़रिया और बहस बनेगा। तो मेरी दुआ भी है और मेरी तवक्को भी है कि अल्लाह ताला इनको ये सब करने की हिम्मत और तौफीक अता करे। स्पेशल टीवी की नशरियात इस वक्त चल रही हैं, हम लोग देख भी रहे हैं, और ख़ास कर जो इनके ज़राअत के ऊपर प्रोग्राम आ रहे हैं या जो ये ज़राअत को फोकस कर रहे हैं, ये भी इनका ख़ास एक मतलब फोकस है। और इनके फोकस से और रोज़ाना के प्रोग्राम आने से ज़राअत को, एग्रीकल्चर को और ज़मींदारों को फ़ायदा होगा, उन तक मालूमात भी जाएंगी। लेकिन हर जगह जो मेरी तवक्को और ख्वाहिश है, ये कर भी रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइड को फोकस करें, अपॉर्चुनिटी को फोकस करेंगे। ये इनका मकसद भी है और नज़रिया भी। वेलकम बैक। आबिद गिल साहब, ये बताएं कि वहां पर जो जंगलात हैं
उसकी क्या सूरत हाल है? यानी हम पहले जैसे कि डिस्कस किया और बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो अमूमी तासुर है कि पहाड़ हैं वहां पे, तो आपने बताया कि वहां पे जो जमीन है चटियल मैदान और ज़रूरी रकबे वो भी बहुत ज्यादा है। तो जंगलात के हवाले से कुछ आगाही देंगे? जी बिल्कुल। वैसे तो जंगलात वहाँ के बड़े बड़े जंगलात हैं और खुले एरिया है, उसकी वजह से आपको नेचुरल व्यू मिलेगा। लेकिन मैं आज एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक वहाँ के फॉरेस्ट के जंगल के बारे में बताना चाहूंगा। ज़ियारत के पास एक सनोबर या जूनिपर जिसको हम कहते हैं, जूनिपर का एक बहुत पुराना फॉरेस्ट मौजूद है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि ये फॉरेस्ट जो है ये इसमें जो दरख्त है उसको अब हम लिविंग फॉसिल कह सकते हैं। 5000 से 7000 साल पुराने दरख्त जो है वो आपको वहां पे मिलेंगे। वो दरख्त जो है वो गवाह है यहाँ से कई तहजीबों के बनने के और मिटने के भी। क्या बात। उन्हीं की दौर में हजरत ईसा का आना हुआ और उसके बाद मतलब इस्लाम आया और ये सारा। तो वो एक ऐसा मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो वो सनोबर के जो है जो जंगल है वहां पे हजारों उसके दरख्त हैं। और मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैं एक शाम वहां पे गुजारी उस जंगल के अंदर। अच्छा। तो चांदनी रात थी और उसके अंदर उसकी जंगल की जो खूबसूरती और खुशबू, और आप महसूस करते हैं कि आप सदियों पुराने दरख्तों के दरमियान में है। तो आपका जो आप नेचर के साथ आपका जो कनेक्शन है वो और ज्यादा स्ट्रांग बिल्ड हो जाता है और आपकी शायराना हिस्स भी जाग उठी होगी। हाँ बिल्कुल। वहां पे आपको जो शायरी ना करने वाला बंदा जो है वो भी मजबूर हो जाता है कि वहां उसके बारे में कुछ लिखे और कहे। तो ये एक बहुत सारे लोग हमारे जानते नहीं है। हम अक्सर पढ़ते हैं जी कि फलां मुल्क में एक दरख्त है जो कि बहुत पुराना है, लेकिन जो वहां का ये सनोबर का जो बाग है इसमें जो दरख्त है वो मतलब इतने पुराने हैं कि वर्ल्ड जो हेरिटेज है जिसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज उसने उसको डिक्लेयर किया है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉरेस्ट जो सनोबर का है बलूचिस्तान के अंदर। अच्छा, ये मालूमात बलूचिस्तान के हवाले से वो हम अपनी नई जनरेशन को देने से क्यों कासिर है? मतलब ये बलूचिस्तान का ये जो पहलू है कि वहाँ इतनी पुरानी तारीख है, तहजीब है, सकाफत है और वहां पे हमारे मिनरल्स हैं, माइंस हैं, बहुत कुछ है। तो ये हम अपने बच्चों को स्कूल के सिलेबसेस में क्यों नहीं पढ़ा पा रहे? ये हमारा मैं समझता हूँ कि अगेन ये प्रॉब्लम हमारा करिकुलम का या हमारे एजुकेशन सिस्टम का है। दुनिया जो है वो जितनी भी ममालिक हैं वो अपनी सिविलाइजेशन को फख्र से बताते हैं और वो अपने सिविलाइजेशन के साथ जो उनका रिश्ता है बेसिकली उस रिश्ते को वो जो है वो एक उस कनेक्शन को अपने लिए प्राइड का वो समझते हैं कि उनके लिए इतनी बड़ी मौका कि इस पुरानी सिविलाइजेशन को अब इवन ईरान बलूचिस्तान में जी बलूचिस्तान में जो इंडस सिविलाइजेशन है जी उसकी झलक नजर आती है आपको? बिल्कुल ऐसा हमें जो हिस्ट्री में हमने अमूमन पढ़ा है, जो थोड़े लोग जिनकी दिलचस्पी है हिस्ट्री में, तो हम जब भी पुरानी किसी सिविलाइजेशन को रेफर करते हैं कि हमारा तल्लुक इंडस सिविलाइजेशन से है, जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो कि ट्विन सिटी थे 5000 साल पुरानी अमूमन उसका वो कहते हैं कि वो बिफोर क्रिश्चियनिटी वो हमारी उसकी हिस्ट्री है। आपको मैं आज इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बलूचिस्तान के अंदर एक ऐसी जगह है जो जिससे इंडस सिविलाइजेशन इंस्पिरेशन ली और वो है मेहरगढ़। अच्छा। मेहरगढ़ के बारे में ये है कि वो तकरीबन कहते हैं 9000 साल पुरानी जो है वो तहजीब है और वो दुनिया में पहली एग्रीकल्चर बेस्ड तहजीब वो है। और उस वक्त की जो पुरानी हमारी मिस्र की तहजीबें और वो सारी ये उनके मुकाबले की तहजीब थी और उससे भी कहीं पुरानी ये तहजीब है। तो वो मिस्री जो सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, उसके आसार बलूचिस्तान में भी आपको मिलते हैं? बिल्कुल उसी ही तरह के आपको बहुत सारे, अगर आप एरिया में जाएंगे जो पहाड़ी इलाका है उसमें आपको आज भी उस तरह की बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसकी मुमासिलत उससे है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि वो मेहरगढ़ जो है मैंने पूछा कि बहुत सारे वहां पे मुकामी लोग जो कोटा शहर में रहने वाले बच्चों से भी, तो वो भी नहीं जानते थे कि मेहरगढ़ क्या है, हालांकि वो उस खित्ते के रहने वाले हैं। तो ये हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया गया। हमारा जो डिस्कनेक्टिविटी है विद आवर सिविलाइजेशन, मुझे नहीं समझ आती कि वो हमने जानबूझ के ऐसा किया है या उसमें क्या फायदा है। हम अपनी जड़ें जो है ना आज से
मतलब 200 साल से नीचे हम लेके नहीं जाते हैं। हालांकि अगर आप अपने आप को, अभी हमारा ये है कि हमारा डिस्कनेक्ट की वजह से हम मोहल्लक हैं, तो हमारा जो वो रिश्ता है हमारी पुरानी सिविलाइजेशन की और इसकी कंटिन्यूटी है, आपको पुरानी सिविलाइजेशन के जितने भी यहाँ पे आसार मिलेंगे, मेहरगढ़ सबसे पुराना है, उसके बाद आपको जैसे मोहनजोदड़ो आ जाते हैं, हड़प्पा आ जाते हैं, कटास राज है, आपको गंधारा सिविलाइजेशन है, तो ये वो सारी चीजें जिनको हमें निसाब में पढ़ना चाहिए। मुझे कुछ अपने जापानी कोलीग से पता चला कि उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर इन सारी तहजीबों के बारे में पढ़ा है जो कि जापान में पढ़ाई जाती है, लेकिन मैंने पाकिस्तान की बुक्स के अंदर इन चीजों को नहीं पढ़ा। तो हमारा जो नौजवान है, आज जो बच्चा है, वो नहीं जानता कि हम कल्चरली कितने रिच हैं और हमारी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है और वो कितनी बेहतर सिविलाइजेशन थी। बलूचिस्तान में जो सयाहत के लिए कुछ मकामात हैं जहां विजिट किया जाना चाहिए, मतलब हमने तो सिवाय जियारत के किसी का नाम नहीं सुना होगा, तो वो भी उसकी वजह शोहरत भी इधर है, कायद-ए-आज़म से चूंकि वो मंसूब है कि उनकी वहां रिहाइशगाह थी, तो उस हवाले से लोग मोस्टली जियारत को जानते हैं। तो इसका थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि वहां पे कौन कौन सी जगह हैं जो वर्थ सीइंग हैं, विजिट करनी चाहिए और सयाहत जो है उसको फरोग देना चाहिए। बलूचिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि सियाहत के नुक्ता नजर से और उसको देखने के हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम है। एक सबसे बड़ी अट्रैक्शन तो यह है कि बलूचिस्तान में जो कोस्टल बेल्ट है और वहां पे जो आपको मतलब कोस्टल एरिया और वहां पे जो आपको मिलती है देखने की चीजें, समंदर के साहले समंदर जो है, दुनिया के खूबसूरत तरीन साहले समंदर में से एक साहले समंदर आपके पास बलूचिस्तान में है। अच्छा, और ये वो इतनी लंबी पट्टी है कि आप उस सारे में अगर जाएंगे तो आप उसको ऐसे खूबसूरतियां देखते हैं कि एक तरफ आपको पहाड़ मिलेगा और दूसरी तरफ आपको समंदर खूबसूरत मिलेगा, एक तरफ आपको डेजर्ट मिलेगा और उसके साथ आपको समंदर गुजरता मिलेगा, और नीलगो पानी है वहां पे और साफ सुथरे बीच जो है वो आपको वहां पे मिलेंगे जो कि आप नेचर उसको एंजॉय कर सकते हैं। यानी फितरत से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो वो जगह एक्सप्लोर करने के लिए उनके लिए तो बिल्कुल एक जन्नत है। तो एक तो कोस्टल एरिया है जिसको आप, और जिसमें सफदर ग्वादर का तो हमने सुना हुआ है उसका मतलब सीपैक के रिलेशनशिप से, लेकिन और मतलब जिवानी जो एक इलाका है बलूचिस्तान में, वहां के सनसेट कहते हैं कि दुनिया में खूबसूरत तरीन सनसेट वहां पे है। मतलब शाम को अगर आप सूरज के डूबने के मंजर को एंजॉय करना चाहते हैं तो वो अगर साहले समंदर पे बैठे हैं तो उससे खूबसूरत कहीं नहीं है। तो एक बहुत बड़ा एरिया ये है। इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो कि नई चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपको एक और इंटरेस्टिंग बताऊं, आपने वॉल्केनो सुना होगा, और वॉल्केनो आपने मतलब आज भी कई जगहों पे लाइव भी है और वो एक लावा निकलता है, तो बलूचिस्तान के अंदर मड वॉल्केनो है। अच्छा। और ये कहीं और नहीं है दुनिया के अंदर, कई 100 की तादाद में ये मड वॉल्केनो है। मेरे एक दोस्त हैं जो कि सिविल सर्विस में एक बहुत सीनियर पोजीशन पे इस वक्त है, वो उन्होंने उनमें से कई एक्सप्लोर खुद किए। अजीज जमाली उनका नाम है, तो वो हर वक्त इस तरह की चीजें एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो मेरा भी तारुफ उन्हीं की वजह से हुआ। तो अब जो बंदा मड वॉल्केनो और लाइव मड वॉल्केनो देखना चाहता है कि वो उसमें से निकल रहा है मड और वो मतलब उसी तरह से, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। इसके अलावा आपको वहां पे बोलान पास एक पूरी हिस्ट्री रखता है, और बोलान पास पे सफर करना जो है ये आपको एक बहुत ज्यादा आपको एक इंटरेस्टिंग चीजें वहां पे आपको बताएगा। और उसके साथ साथ आपको कई जगह पे आपको झीलें मिलेंगी, आपको बेशुमार ऐसी जगह मिलेंगी। और एक और इंटरेस्टिंग है कि जो कुदरती ट्यूलिप्स है वो एक वहां पे एक जगह है जहाँ पे वाइल्ड उगते हैं। अच्छा। तो कोयटा से अगर आप निकलते हैं, दश्त का एक इलाका कहलाता है, तो ये मौसम जब आता है उसका ट्यूलिप के फूल निकलने का, तो आप लाखों की तादाद में आपको वहां पे कुदरती फूल वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो उसको एक नजर उसको देखना भी जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि आपको मतलब जिंदगी में ना भूलने वाले एक चीजों में से एक वो भी है। अच्छा, अजीज जमाली साहब तक तो हमारी एक्सेस नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल हम आपको अपना गाइड बना सकते हैं बलूचिस्तान एक्सप्लोर करने के लिए। मेरे लिए तो बड़ी ये खुशी की बात है कि मैं बलूचिस्तान की खूबसूरतियां अगर बता सकूं और दिखा सकूं लोगों को, क्योंकि इतना मतलब एक्सप्लोर करने की जरूरत है हमारे इस खित्ते को, पाकिस्तान के, और उसमें इतनी अल्लाह ताला ने चीजें दी हैं। मतलब जैसे आपने कहा मिनरल से रिच इलाका है, तो इसके अलावा और बेशुमार अट्रैक्शन है। हन्ना औड़े के एक इलाका है जो कि आपको बागात से भरा हुआ, और उसके नीचे आप खूबसूरत चश्मे बह रहे होंगे, और कोयटा से 1 घंटे के सफर पे आपको इस तरह की जगह मिल जाए तो आप वैसे हैरान हो जाते हैं। हम वादी जन्नत नजीर हमेशा कश्मीर को कहते रहे, लेकिन अगर हम बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करें
तो बहुत से खूबसूरत और मशहूर कुन नज़ारे जो हैं फितरत के, वो वहां से भी निकल सकते हैं, मिल सकते हैं। और टूरिज्म पे जब आप जाते हैं तो आप की ख्वाहिश होती है कि आप वहाँ के मुकामी कल्चर को एंजॉय करें। अत्तम खेलते हुए लोग आपको मिलेंगे, और इसके साथ जो वहाँ के खाने हैं, हमने रोश का सुना, जो कि अमूमन यहाँ पे अब हमें ट्रक होटल की मेहरबानी है, हर जगह मिल जाता है, लेकिन जो वहाँ का रोश है वो एक बड़ी मजे की डिश है। और 2-3 और डिशेस ऐसी हैं जो कि यहाँ पे शायद हमें नहीं मिलती। अच्छा, मैं बलूचिस्तान जब गया तो वो यानी उस होटल में हमारे कॉन्टिनेंटल खाने भी मौजूद थे जी, तो वो राइस वगैरह और इस तरह की चीजें ऑर्डर करने लगे कि ये लोग पंजाब से आए हैं तो जरा यही खाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर हमने बलूचिस्तान आके भी यही कुछ खाना है जो हम लाहौर में खाते हैं तो फिर हमें इधर विजिट का क्या फायदा। जी बिल्कुल। तो बाकी रोश जो आपने कहा और वहाँ के जो उनके रवायती खाने हैं, दम पुख्त है और सिजी है, वो असल तो जायका उधर ही मिलता है आपको। जी बिल्कुल। आप वहाँ पे जब जाते हैं सज्जी, मतलब आपने जैसे कहा, एक उस जैसा मजेदार गोश्त आपको कहीं नहीं मिलेगा। खड्डा कबाब जो है, जिसको हम दम पुख्त भी कहते हैं, लेकिन खड्डा कबाब जिसमें आप वो मट्टी का गड़ा खोद के उसके नीचे कोयलों से खास टेम्परेचर पे आग तैयार करके फिर पूरा एक वो आप गोट जो है बकरा, उसके अंदर आप चावल उसमें डाल के और मेवे डाल के फिर रखते हैं और एक कुचर से बाहर निकालते हैं, तो वो बहुत ही एक मजे की चीज बनती है। 2 और चीजें हैं खाने में। एक वहां पे कुर्त एक चीज है जो कि बेसिकली आप बाजार में देखेंगे तो आपको समझ नहीं कि है क्या। वो बेसिकली एक जब जो दही होती है उसको वो ड्राई करते हैं और वो बिल्कुल ऐसे एक सॉलिड शक्ल में बन जाता है। अच्छा, जो बाजार में मिलता है, तो उससे फिर वो शोरबा तैयार करते हैं। अच्छा। तो कुर्त का जो शोरबा है और उसके अंदर फिर वो डालते हैं आपको रोटी के टुकड़े और थोड़े से गोश्त के टुकड़े और उसका जो जायका है, तो वो चीज एक जो है ना भूलने वाले खानों में से एक है। और एक जिसकी एक्सेस थोड़े लोगों को होती है, लांधी। लांधी क्योंकि वो ठंडे इलाके जो है और पहाड़ों पर रहने वाले लोग वो अमूमन बनाते हैं कि वो बकरे को या दुम्बे को जिबा करके और फिर उसको ड्राई करते हैं, पानी भी साथ साथ जी, तो उसको फिर ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद फिर उसको दोबारा जब उसके खाना बनता है, तो सर्दियों के अंदर अगर आपने लांधी खा ली है तो आपको शायद अपने कोट और किसी जैकेट की जरूरत नहीं होगी। अच्छा। वो आपको इतना एनर्जी भी देती है और वो मतलब एक बहुत टेस्ट में भी कमाल है। तो मैं तो समझता हूँ कि सबसे बेस्ट कुजीन जो है, जो पाकिस्तान में कहीं अगर मिलती है तो वो बलूचिस्तान में मिलती है, उसका मुकाबला किसी और जगह पे नहीं है। चाबी से हमारे प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो रहा है, तो ये बताएं कि पंजाब से बलूचिस्तान में दाखिल होने के लिए जी कोई ज्यादा बासहूलत रास्ता भी है जहाँ इजी एक्सेस हो और लोग ट्रेवल यानी बाई रोड करना, जब बाद लोग एडवेंचर के ख्वाहिशमंद होते हैं जी, तो बाई रोड ट्रेवलिंग के लिए कौन सा रास्ता सबसे बेहतर है? बलूचिस्तान जाने के बहुत सारे रास्ते अब हैं और अभी जो क्योंकि ये सीपैक की वजह से कुछ नए कनेक्शंस भी जो है वो बिल्ट हुए हैं। तो आप जो एक तो फोर्ट मनरो वाला रास्ता है जहां पे आप एक बिल्कुल नई चीज का एंजॉय करेंगे। आपको 23 किलोमीटर स्टील ब्रिज मिलेगी जिसने आसान कर दिया है बलूचिस्तान और पंजाब को आपस में जोड़ने में। 23 किलोमीटर लंबा स्टील ब्रिज। जी, ये जापान गवर्नमेंट ने बनाया और इसको एक अजूबा भी कहते हैं कि इतना बड़ा लंबा स्टील ब्रिज जो है, तो आप उसके रास्ते से जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ये जो डीजी खान और इससे गुजरता हुआ एक रास्ता जाता है जो मोटर सीपैक का रास्ता है। और एक इंटरेस्टिंग अगर आप सफर करना चाहते हैं तो बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। जो ट्रेन आपको यहाँ से लेके जाएगी वो आपको ऐसे ऐसे जगह दिखाएगी और उसमें आपको टनल्स ऐसी मिलेंगी जो कि ब्रिटिश दौर में बनी थी। और जब आप कोहलपुर पे जाएंगे और अगर आप सर्दियों में जाएंगे तो आपकी ट्रेन बर्फ को चीरती हुई पटड़ी के ऊपर से गुजरती हुई जाएगी, तो वो आप बड़ा ये नजारा कर सकते हैं। इस तरह बाई एयर भी मतलब यहाँ से लाहौर से हफ्ते में 2 दिन के लिए फ्लाइट जाती हैं और बाकी शहरों से भी। तो आपको तमाम जो मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के वहां पे मिलते हैं। आप बाई बस भी जा सकते हैं, बाई ट्रेन पे अपनी गाड़ी से भी जाएंगे। तो अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो गया है। तो आप लाहौर से अगर कोटा जाना चाहें मिसाल के तौर पर, तो आप 10 से 11 घंटे के अंदर बड़े आराम से पहुंच सकते हैं और सारी दुनिया को देखते जाएं नजारे। तो बेशुमार कनेक्टिविटी जो है वो अब आसान हो गई है, जो कि पहले थोड़ा सा मुश्किल था, दुश्वार था। लेकिन अब सीपैक की वजह से मोटरवे तो नहीं, लेकिन मोटरवे तर्ज के आपको अच्छे रोड मिल जाएंगे वहां पे। और रास्ते में आप जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे आप खाने खाते जाएं और नजारे कुदरत के। अगर आपको चेरी का बाग नजर आ जाए तो आप उनको मुफ्त चेरी भी वो आपको खाने के लिए देंगे। तो उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत कमाल की है आपको। आबिद गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और आपने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है हमें बलूचिस्तान के हवाले से दी।
नाजरीन, आबिद गिल साहब से आज हमने बलूचिस्तान के बारे में जाना और उन्होंने उन पहलुओं से जो है वो हमें आगाही दी जिनसे हम अभी तक बिल्कुल लाइल्म थे। तो बलूचिस्तान जो है वो अपॉर्चुनिटीज की सरजमीन है और कारोबारी तबका जो है या नए स्टार्टअप वाले जो लोग हैं वो वहां जाकर वहां की लाइफ स्टॉक को, वहां के फ्रूट्स को, वहां की डेट्स को और वहां की वेजिटेबल्स को अगर प्रोसेस करें और उसको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें तो न सिर्फ ये कि बलूचिस्तान के लोगों की जो मुआशी हालत है वो तब्दील होगी, बल्कि वो ओवरऑल एक कौमी धारे में भी शामिल होंगे और हमारे कारोबारी तबके को भी उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। जरूरत इस अमर की है कि हम बलूचिस्तान की सयाहत को फरोग दें, हम वहाँ के की पॉइंट्स जो हैं हम उनको एक्सप्लोर करें और उसको पूरी दुनिया के सामने पेश करें ताकि बलूचिस्तान की जो पसमानदगी है उसका खात्मा हो। और जो उनके हवाले से हम हमेशा अपने दिल में ये सोचते रहते हैं कि उनको इमदाद दी जानी चाहिए, इमदाद से आगे बढ़कर हम उनको कौमी मुआशी जो साइकिल है उसमें लाने की सोचो विचार करें तो बलूचिस्तान भी तरक्की के इस धारे में पूरी कौम के साथ खड़ा हो सकता है। इसी तरह से नित नए मालूमाती प्रोग्राम जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकते हैं उनका हम इत्माम करते रहेंगे और हमारे इस प्रोग्राम के बारे में अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेजबान मोहम्मद माविया को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।